आज के टाइम पे अगर किसी को एक्ट्रेस बनना है, किसी को एक्टर बनना है, इतना मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा मान लो। और स्पेशली अगर आप आउटसाइडर हो। पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे ना ऐसा भी हो सकता था कि आप कहीं पे स्पॉट हो जाओ और किसी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को आप थोड़े अच्छे लग जाओ, सुंदर लग जाओ, या अपने रोल के लिए फिट लग जाओ, और फिर वो आपको अप्रोच करे कि हाँ आप हमारी अपकमिंग फिल्म में आओ। ऐसा ही कुछ होता है दिव्या भारती के साथ। दिव्या भारती जो 25 फेब 1974 को ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के यहाँ पैदा हुई थी, उनकी किस्मत ऐसी लिखी थी जो किसी मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं। दिव्या ना बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री थी, वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुली थी। उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, पर स्पोर्ट्स में, बाकी एक्टिविटीज़ में उनका बहुत ज़्यादा दिल लगता था। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती थी। दिव्या का मानना था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने ट्राई ना करी हो। पर वो पढ़ाई से इतना ज़्यादा भागती थी कि मतलब उन्हें पसंद ही नहीं थी। मतलब उनके लिए पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क था और वो उस चीज़ से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब दिव्या 14-15 साल की होती है, एक डायरेक्टर की उन पर नज़र पड़ती है और वो डायरेक्टर दिव्या को देखते ही समझ जाता है कि यही उनकी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस है। अब सोचो कि आज के टाइम पे जहाँ पे एक्ट्रेस बनना इतना मुश्किल है कि पहले आपको मॉडल बनना पड़ता है, इन्फ्लुएंसर बनना पड़ता है, एक करियर बिल्ड करना पड़ता है, और फिर जाके आप शायद बॉलीवुड को मतलब छू पाओ या उसमें जा पाओ। पहले के टाइम पे इतना ईजी था कि आप 14-15 साल के बच्चे हो और आपको किसी डायरेक्टर ने स्पॉट कर लिया और उसने आपको एक्ट्रेस बना दिया। दिव्या के साथ भी ऐसा ही होता है। और जो डायरेक्टर दिव्या को स्पॉट करते हैं वो और कोई नहीं बल्कि गोविंदा के भाई कीर्ति होते हैं। कीर्ति कुमार जब दिव्या को स्पॉट करते हैं तो वो दिव्या को 2-3 बार अप्रोच करते हैं कि आप मेरी फिल्म में आ जाओ, आप मेरी फिल्म में आ जाओ। और दिव्या इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी होती है क्योंकि उन्हें पढ़ाई से बचने का मौका मिल रहा होता है। बट जो उनके फादर होते हैं वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं। तो कीर्ति कुमार दिव्या के घर पे 3-4 बार जाते हैं और चारों बार निराशा उनके हाथ लगती है क्योंकि दिव्या की फैमिली मना कर देती है कि दिव्या अभी काफ़ी छोटी है, उनको इस इंडस्ट्री में वो नहीं भेजना चाहते। जब कीर्ति की कोई भी टेक्निक काम नहीं करी तो उन्होंने सोचा क्यों ना गोविंदा को लेके जाया जाए, जो कि ऑलरेडी उस वक्त पे काफ़ी मशहूर एक्टर थे। और शायद गोविंदा के घर पे आने के बाद दिव्या के पेरेंट्स एग्री कर जाए दिव्या को एक्टिंग परस्यू करने देने के लिए। तो जब गोविंदा दिव्या के घर पे आते हैं उनके माँ बाप से ये बोलने कि दिव्या को एक्टिंग करने दीजिए, तो उनके माँ बाप तुरंत मान जाते हैं और ऐसे ही होती है दिव्या भारती की करियर की शुरुआत। दिव्या भारती ना बचपन से ही श्रीदेवी को बहुत पसंद करती थी और जब उनको पता चला कि वो श्रीदेवी की तरह एक मूवी स्टार बन सकती हैं तो इससे ज़्यादा बढ़िया उनके लिए और कुछ भी नहीं था। But it would be fun. I hated studies. I was very bad at studies. To get away from that, I thought films would be a little better. पर शायद उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें लिखी थी क्योंकि जब उनको उनकी फर्स्ट फिल्म मिली, उनकी वो फर्स्ट फिल्म रुक गई। इस फर्स्ट फिल्म में उनके जो मेल लीड एक्टर थे वो गोविंदा होने थे, बट किसी सर्कमस्टेंस की वजह से, किसी रीजंस की वजह से उनको, दिव्या भारती को इस फिल्म से निकाल दिया गया और किसी और एक्ट्रेस को रख लिया गया। जब दिव्या भारती को रिप्लेस करा गया तो उनके पास 2-3 और ऑफर्स आए, बट सैडली इन ऑफर्स के साथ भी वो कुछ पक्का नहीं कर पाई। या तो उनसे वो मूवी छिन जाती थी या वो रिप्लेस हो जाती थी मूवी में। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि शूटिंग चलते चलते में ही रुक गई। जब दिव्या भारती के साथ ये सब चीज़ें होने लग गई तो उन्होंने सोचा कि मतलब शायद उनका इस चीज़ में लक नहीं है, वो अभी काफ़ी छोटी है, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो दिव्या अपनी सारी उम्मीदें इस पॉइंट पे छोड़ देते हैं और कहते हैं ना, जब हम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, जब हम अपना ध्यान किसी और गोल पे लगा देते हैं, तब जो रोल में हमारा होता है वो हमारे पास आ जाता है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिव्या को एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला और इसमें उनके लीड एक्टर थे दग्गुपति वेंकटेश। जिस मूवी में दिव्या भारती को रोल मिला होता है उसका नाम होता है बोबली राजू, और ये मूवी एक सक्सेस साबित होती है। ये मूवी 1990 में आई थी जब दिव्या महज 16 साल की थी। तो सोचिए, एक 16 साल की लड़की को तेलुगु के इतने बड़े एक्टर के अगेंस्ट मूवी भी मिल गई, वो मूवी सक्सेसफुल भी हो गई और यहाँ से उनकी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट भी हो गई।
इस मूवी के हिट जाने के बाद उनकी पूरी लाइफ बदल गई। उनको इतने ज़्यादा मूवी ऑफर्स आने लग गए, इतने ज़्यादा लोग उनके साथ काम करने लग गए कि दिव्या भारती बहुत खुश थी इस वक्त कि जो वो चाह रही थी इतने टाइम से करना, वो अब फाइनली उनकी लाइफ में हो रहा था। इस मूवी की सक्सेस के बाद दिव्या भारती को काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले और उनमें से एक बॉलीवुड का प्रोजेक्ट भी था, जहाँ पे उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा सनी देओल के साथ एक मूवी में। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, सात समुंदर पार से तेरे पीछे पीछे आ गई। क्या आपको पता है इस गाने के अंदर जो एक्ट्रेस थी वो और कोई नहीं, दिव्या भारती थी। इस गाने ने उनको इतना सक्सेस और हिट दिलाया कि अब सारे एक्टर्स, सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स दिव्या भारती के साथ काम करना चाहते थे। दिव्या भारती ने अपने करियर में दीवाना, शोला और शबनम और ऐसी ही काफ़ी बड़ी मूवीज़ में काम भी करा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो जब दिव्या भारती अपने करियर के पीक में थी तो आज के हमारे दी लेजेंड शाहरुख खान अपने करियर की सिर्फ शुरुआत कर रहे थे, और जो शाहरुख खान की डेब्यू मूवी थी उसके अंदर उनकी लीड एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि दिव्या भारती थी। ऐसा भी माना जाता है क्योंकि उनकी लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती थी, इसलिए उनकी डेब्यू मूवी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। अगर आप सब लोगों की माने जो लोग दिव्या भारती के साथ काम करते थे तो उनका जो नेचर था वो काफ़ी जॉली था, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहती थी, वो हमेशा चुलबुली रहती थी, अच्छे से सबके साथ बात करती थी, उनमें कोई ईगो या एटीट्यूड नहीं था और वो सबसे ही अच्छे से रहती थी। इसका ये भी रीज़न था, एक तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी भी थी और उसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका नेचर ही वैसा था, बचपन से ही वो ऐसे केयर फ्री एटीट्यूड के साथ रहती थी। एक बात और जो लोगों ने नोटिस करी कि जो दिव्या थी वो हमेशा अपने से लेस फॉर्चुनेट लोगों की हमेशा मदद करती थी। जैसे सड़क पे अगर कोई भीख मांग रहा होता था वो उन्हें देख लेती थी तो वो उन्हें हमेशा लेके जाके खाना खिलाती थी। जो बच्चे उनको सिग्नल्स पे मिलते थे वो उनको खाना खिलाती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी, उन्हें पैसे देती थी। तो दिव्या भारती नेचर वाइज ही एक प्योर गोल्ड थी। अब जब दिव्या की लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा होता है वहीं पे उनको उनका फर्स्ट लव भी मिल जाता है। साजिद नाडियाडवाला, दिव्या के फर्स्ट लव, उन्हें शोला और शबनम के सेट पे मिलते हैं। कहते हैं कि साजिद वहाँ पे गोविंदा की वजह से आए थे क्योंकि वो गोविंदा के साथ एक मूवी करना चाहते थे और वहीं पे उन्होंने दिव्या को देखा। जब दिव्या ने साजिद को देखा तो उन्होंने एक दूसरे से बातें करी, कुछ टाइम स्पेंड करा और उन दोनों को ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया। दिव्या जो कि अभी भी उम्र में छोटी थी, वो अभी भी नाबालिग थी, वो साजिद के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो गई थी इतनी जल्दी कि उन्होंने अपनी मॉम को भी साजिद के बारे में बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके एक आदमी है जो उन्हें पसंद है। वो जानना चाहती थी कि उनकी मॉम का क्या ख्याल था साजिद के लिए। जल्दी उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया और वो दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। क्योंकि अब तक दिव्या नाबालिग थी, वो अब तक 18 साल की नहीं हुई थी, तो उन दोनों ने वेट करा कि जैसे ही दिव्या 18 साल की होंगी वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। अपनी शादी से कुछ टाइम पहले दिव्या ने अपनी मॉम को कॉल करके ये भी पूछा था कि क्या वो उनकी शादी में उनकी विटनेस बनेंगी, पर उनकी मॉम ने उनका ये ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि दिव्या के पिता यानी ओम प्रकाश भारती को इस शादी से एतराज़ था। तो कुछ टाइम के बाद उसने बोला कि मैं शादी कर सकती हूँ। मैंने बोला डैडी को पूछो। तो डैडी वॉज अगेंस्ट, उनके अपने ख्यालात थे। इसके कई रीजंस हो सकते हैं जिसमें से मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि जो दिव्या थी वो सिर्फ 18 साल की थी और जो साजिद थे वो 26 साल के थे। तो उनका जो ये एज डिफरेंस था वो शायद बहुत ज़्यादा था, इसलिए दिव्या के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी छोटी उम्र में शादी कर लें। अपनी शादी के तुरंत बाद ही दिव्या इस्लाम में कन्वर्ट कर लेती हैं और वो अपना नाम भी चेंज कर लेती हैं। वो अपना नाम सना नडियाडवाला रखती हैं। पर जब वो ये सब कर रही होती हैं उनके पिता और उनके परिवार, उनके दोस्त, अब भी सब लोग बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर होते हैं कि क्या चल रहा होता है, क्योंकि ये लोग छुपके से जाके शादी करते हैं और शादी करके अपने अपने घर आ जाते हैं, किसी को बताते नहीं और ये सब सीक्रेट में कर रहे हो। पर आप इतनी बड़ी बात सीक्रेट कैसे रख सकते हो? तो जब दिवाली आती है तब साजिद दिव्या के घर आते हैं और उनके घर वालों के सामने सब कुछ कन्फेस कर लेते हैं। हैरानी की बात तो ये कि ओम प्रकाश भारती जो अब तक दिव्या की शादी के खिलाफ थे, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी कुछ नहीं करते बल्कि सब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं।
साजिद अपने घर चले जाते हैं, दिव्या वहीं रहने लगती हैं वापस, और सब लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब क्योंकि ये वो टाइम था जब दिव्या अपने पीक पे चल रही थी, तो दिव्या भी अपने काम में बिजी हो गई और साजिद भी अपने काम पे बिजी हो गए। किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि अब क्या करना है आगे या कैसे करना है आगे। जब कुछ समय बीत जाता है, दोनों को अपने अपने कामों से टाइम मिल जाता है, तो दिव्या और साजिद एक अपार्टमेंट रेंट करते हैं। जो ये घर रेंट करते हैं वो तुलसी अपार्टमेंट्स में होता है, जो वर्सोवा मुंबई में लोकेटेड है। ये जो इनका अपार्टमेंट होता है वो 5th फ्लोर पे होता है, और दिव्या को ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने फर्स्ट लव के साथ रह रही होती है, उनके लिए एक्सपीरियंस काफ़ी नया होता है। वो अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर रही होती है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज़ कर रही होती है, और सब कुछ सही जा रहा होता है। अब दिव्या भारती इस टाइम पे अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने फर्स्ट लव से शादी कर ली, उनको काम मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनकी लाइफ में ये सब एकदम सही चल रहा था, तो उनकी मौत कैसे होती है। वेल, ये हम स्टार्टिंग से समझते हैं 5 तारीख से। 5 अप्रैल 1993 में 4 बजे के करीब दिव्या भारती चेन्नई से मुंबई वापस आ रही होती है। चेन्नई में उनका एक शूट होता है, जिसे ख़त्म करके ही वो अपने घर वापस आ रही होती हैं। पर अपने घर वापस जाने से पहले वो अपने फैमिली होम में जाती है, अपने भाई और अपने पिता के पास, क्योंकि उनको बैंड्रा में एक मकान देखने जाना था अपने पिता और भाई के साथ। घर देखते देखते, ये सब काम करते करते 7 बज जाते हैं और वक्त का पता नहीं चलता, और वो डिसाइड करते हैं कि वो ना दिव्या भारती अपने भाई और अपने पिता के साथ अपने पुराने नेबर्स को मिलने जाएंगे। और वो ये सब कर ही रही होती है कि बीच में उन्हें उनके हस्बैंड का कॉल आता है, और वो ये बताते हैं कि नीता लूला उनकी अपकमिंग मूवी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की बात करने के लिए उनके तुलसी अपार्टमेंट वाले घर में आ रही होती है। तो दिव्या ये बात सुनते ही घर जाने की जल्दी करने लग जाती हैं, और वो अपने भाई से कहती है कि उनको उनके घर में छोड़ दें। कुणाल यानी दिव्या के छोटे भाई उन्हें उनके वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट वाले फ्लैट में छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं। वहाँ पे दिव्या के अलावा उनकी सिर्फ हाउस हेल्प मौजूद होती है, और सिर्फ थोड़ी ही देर में नीता लूला अपने हस्बैंड के साथ दिव्या के घर आ जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि नीता लूला के जो हस्बैंड थे वो उस वक्त दिव्या भारती के साइकाइट्रिस्ट भी थे, क्योंकि दिव्या भारती को एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत थी। इस वक्त एक चीज़ याद रखने की बात है कि दिव्या सिर्फ 19 साल की थी। जैसे मैंने बताया कि दिव्या भारती के साथ नीता लूला और उनके हस्बैंड के साथ वहाँ पे सिर्फ एक और इंसान मौजूद था, वो थी अमृता दास। अमृता दिव्या की हाउस हेल्प थी। एक्चुअली अमृता ने बचपन से ही दिव्या का ख्याल रखा होता है, वो बचपन से ही दिव्या को बड़े होते हुए देख रही होती है, उनका ख्याल रख रही होती है, तो इसलिए दिव्या और उनका एक बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इसलिए शादी के बाद भी वो अमृता को अपने घर ले जाती हैं, वहाँ पे उनको अपने साथ ही रखती हैं। अब जो घर का सिनेरियो उसे ऐसे समझते हैं कि जो अमृता है वो किचन में सबके लिए स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर कर रही हैं, और हॉल में नीता लूला, उनके हस्बैंड, दिव्या, सब कोई ड्रिंक कर रहे हैं। अब क्योंकि बिकॉज दिव्या के घर पे ये लोग गेस्ट वगैरह आए थे, तो वो बीच बीच में कभी किचन जा रही थी, कभी लिविंग हॉल में गेस्ट के साथ बैठ रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दिव्या किचन में जाती हैं और वो अमृता से बात कर रही होती है कि वो क्या खाने में बना रही है, और ऐसे कुछ डिस्कशन चल रहा होता है। और वहीं पे वो चिल्ला चिल्ला के अपने गेस्ट से भी बात कर रही होती है, जो कि लिविंग रूम में होता है। अब वो चिल्ला इसलिए नहीं रही क्योंकि वो गुस्सा में है कुछ, बस वो अपनी आवाज़ तेज़ करके बात कर रही है, सो दैट लिविंग रूम तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए। अब एक बात जो हमें याद रखनी है इस पूरी वीडियो में या इस पूरे सिनेरियो में, कि जो दिव्या भारती का ये जो तुलसी अपार्टमेंट, ये फ्लैट है, तुलसी अपार्टमेंट में उनका जो किचन बना है उसके अंदर एक विंडो लगी है, और उस विंडो पे बैठना दिव्या भारती को एनीवेज बहुत पसंद था। जैसे जब वो किचन के अंदर होती थी, किचन के अंदर वो अपनी हाउस हेल्प से बात कर रही होती, या एनीवेज वो कुछ और काम कर रही होती थी, वो स्पॉट दिव्या भारती का एक यूजुअल स्पॉट था जहाँ पे वो बैठा करती थी। वो जो किचन में विंडो थी वो कोई डेंजरस नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी दिव्या वहाँ पे काफ़ी बार बैठ चुकी थी। फिर भी उस दिन मे बी शायद दिव्या ने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, या मे बी दिव्या डिस्ट्रैक्टेड थी, या ये मे बी सिर्फ एक इत्तेफाक था, पर उस दिन दिव्या भारती उस खिड़की से गिर जाती है। जब दिव्या गिरती हैं तो एक और बात वहाँ पे नोटिस करने की है कि ज़्यादातर वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती थी, और ऐसा हो सकता है कि अगर दिव्या जिस दिन गिरी थी अगर तब भी वहाँ पे वो गाड़ी होती तो मे बी वो उस गाड़ी पे गिरती और मे बी इम्पैक्ट थोड़ा
कम पता चलता और मे बी वो बच जाती, पर उस दिन क्योंकि वो गाड़ी नहीं थी, वो सीधा ज़मीन से जाके लगी, उनका सर वर से खून आने लग गया, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। 2-4 चीज़ें जो इस केस में ध्यान रखने वाली है कि दिव्या भारती के अलावा जितने भी उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट थे, उन सब की किचन पे, इस खिड़की पे रेलिंग्स लगी थी, पर दिव्या भारती की किचन विंडो पे कोई रेलिंग नहीं लगी थी। एक तो ये बात थी, और दूसरी ये बात थी वो जो गाड़ी जो हमेशा वहाँ पार्क रहती थी, उस दिन वो वहाँ पार्क नहीं थी। तीसरी ये बात थी कि दिव्या भारती उसी स्पॉट पे बार बार बैठती थी, हर रोज़ बैठती थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन उस विंडो से गिर गई। दिव्या भारती 5 मंजिलों से नीचे गिरने के बावजूद भी जिंदा बच जाते हैं। उनको काफ़ी सीवियर इंजरीज आती हैं, उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, उन्हें हर जगह काफ़ी घाव होते हैं, पर अब तक वो ज़िंदा होती हैं। तुरंत हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस आती है, उन्हें लेके जाती है, पर रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। अप्रैल 5, 1993 वो दिन था जब दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब काफ़ी लोग इस बात को एक कॉन्स्पिरेसी भी बनाना चाहते हैं, काफ़ी लोग इस बात को ये भी बताना चाहते हैं कि मे बी दिव्या भारती का जो ये मौत जो उनकी हुई थी वो एक्चुअल में कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पर मेरे को नहीं लगता कि इस केस में वो एलिमेंट है कि मे बी शायद कोई दिव्या भारती के अगेंस्ट था। पर हाँ, 2-4 चीज़ें मुझे भी काफ़ी वियर्ड लगती है, जैसे कि जो उनकी हाउस हेल्प होती है अमृता, दिव्या की मौत के सिर्फ 1 महीने बाद वो भी मर जाती है, वो भी हार्ट अटैक से। ये बात मुझे सबसे वियर्ड इसलिए लगती है कि चलिए दिव्या तो जो मरी वो एक मतलब एक एक्सीडेंट था, पर अमृता कैसे 1 महीने बाद ही मर गई, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। पर कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि अमृता ने क्योंकि दिव्या को पाल पोस के बड़ा करा था, वो बचपन से उनके साथ रहती थी, तो उनका एक वो मदर वाला कनेक्शन था दिव्या के साथ, और क्योंकि वो दिव्या को इस दुनिया से जाते हुए नहीं देख पाई, इसलिए उनकी जान चली गई, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब क्योंकि हम कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो यहाँ पे 2-4 और थ्योरीज बाहर निकल के आती है, काफ़ी थ्योरीज आती हैं जिसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि जो साजिद थे उनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे, और ये बात दिव्या को पता चल गई थी, और वो साजिद को एक्सपोज करने वाली थी, और साजिद ये बात नहीं चाहते थे ऑफ कोर्स, इसलिए उन्होंने दिव्या को मार दिया। और क्योंकि अमृता के अलावा जो 2 लोग उस दिन उस कमरे में मौजूद थे वो लोग भी बॉलीवुड से कनेक्टेड थे, तो ऐसा हो सकता है कि साजिद ने उन्हें अपनी टीम में कर लिया हो और अमृता को चुप कराने के लिए उन्हें मार दिया गया हो। पर ये जो एक थ्योरी है ना, आई थिंक ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि पुलिस को कोई रिपोर्ट या कोई रिकॉर्ड्स या कोई एविडेंसेस नहीं मिले इसके खिलाफ। कुछ भी ऐसा नहीं था जो दिखाता था कि मे बी साजिद दिव्या को मारना चाहते थे, बिकॉज अगर साजिद के बारे में दिव्या को इतना बड़ा सच पता था तो साजिद के कहने पे दिव्या वापस ही क्यों आती है, और फिर अगर वो मुंबई आई थी तो वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रुकती, वो साजिद वाले अपने फ्लैट पे ही क्यों जाती, अगर उन्हें पता था उनके हस्बैंड के कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड के साथ है, और मे बी इस बात से उन्हें थ्रेट था कि उनके हस्बैंड उन्हें कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने हस्बैंड के पास क्यों जाती, और अगर उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट होने के लिए बांद्रा में एक घर क्यों ढूंढ रही होती। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे ऐसा फील करवाती है कि मे बी ये जेन्युइनली एक एक्सीडेंट था। कुछ जो वियर्ड चीज़ें वो मुझे ऐसा फील कराती है कि मे बी हो सकता है कि हाँ कुछ थ्योरीज में कुछ बात हो, पर मेरे को नहीं लगता कि इन थ्योरीज में कुछ बात है, क्योंकि एनीवे ज़्यादा थ्योरीज नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जब साजिद ने दिव्या की ये बेजान शरीर को देखा था तो उनको खुद को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया था, विच आई थिंक ऐसा तभी होता है जब आप अपने किसी बहुत क्लोज वन को देखो ऐसे मरे हुए या इस दुनिया से जब वो गए हो, तभी आपको इतना बड़ा सदमा लगता है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ साजिद दिव्या से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनफैक्ट 2004 तक साजिद ने जितनी भी मूवीज़ बनाई उसमें सारी मूवी स्टार्टिंग में वो दिव्या को ही डेडिकेट करते थे। दिव्या के मरने के बाद भी साजिद उनके पिता, उनके भाई और पूरे परिवार के साथ काफ़ी क्लोज थे। वो हमेशा दिव्या की फैमिली से मिलते रहते थे, उनको स्पेशल इवेंट्स में इनवाइट करते थे। उन्होंने दोबारा
शादी तो करी थी, पर अपनी दूसरी शादी के बावजूद भी उन्होंने अपनी पहले प्यार के परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी जहाँ पे मैं बॉलीवुड की ऐसे जो मिस्टीरियस डेथ होती है उन्हें कवर करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि मैं दिव्या भारती के इस केस को भी कवर करूँ। और जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कुछ फिशी नहीं लगा इस केस के बारे में। हाँ, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी, इतनी ज़्यादा यंग थी और वो बहुत जल्दी हम लोगों से छीन ली गई, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। पर मुझे नहीं लगता इसके पीछे कुछ ऐसा गलत हुआ था या किसी का हाथ था या किसी ने साजिश रची है। पर ऑफकोर्स जब आप एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी होते हो तो आपकी एक छोटी छोटी चीज़ भी काउंट करती है। मतलब अभी इस चीज़ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी विराट कोहली ने गलती से अवनीत कौर की एक पिक्चर को लाइक कर लिया था और उस चीज़ पे लोगों ने इतना ज़्यादा बवाल खड़ा कर दिया था कि इन्होंने अवनीत कौर पे कैसे लाइक कर दिया, ही इज़ अ मैरिड मैन। और लोगों ने इतने मीम्स बना दिए थे कि उनको फॉर्मल अपॉलॉजी करनी पड़ी, जबकि ये कोई बात भी नहीं थी। तो जब आप ऐसी पोजीशन पे होते हो जहाँ पे बहुत लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके आर्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, तो आपके हर डिसीजन पे जो आप बनाते हो या आपके साथ जो भी दुर्घटना होती है, अच्छी चीज़ होती है, उसके बारे में 1000 लोग बात करते हैं। अब जब 1000 लोग बात करेंगे तो 1000 अलग अलग तरीके की बात भी बन के आएगी। तो मुझे लगता है दिव्या भारती का एक ऐसा केस था, हादसा हुआ, एक बहुत बुरी चीज़ हुई, पर क्योंकि इतने सारे लोग उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो इतनी कनेक्टेड थी, वो इतनी फेमस थी, तो इसलिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बाहर निकल के आई। ऐसा मेरा मानना है, पर ऐसा हो सकता है कुछ बात हो एंड मे बी अभी वो सामने ना आई हो, पर अगर वो सामने आती हैं तो हमें पता चल जाएंगी। एनीवेज, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे मैं उन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करती हूँ जो बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए थे और उनकी मौत आज तक एक सवाल है। अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।